अमर बेल 7वां बाब। अलीजा ने स्केच मुकम्मल कर लिया था। उमर जहांगीर के स्केच को स्केच बुक से निकालने के बाद वो एक बार फिर उठकर उसके कमरे में आ गई थी। लाइट ऑन करने के बाद वो स्टडी टेबल की तरफ गई और वहां स्केच रखने के बाद उसने पेपर वेट उसके ऊपर रख दिया। वो जानती थी उमर जहांगीर के लिए ये एक खुशगवार सरप्राइज होगा। ये पहला स्केच नहीं था जो उसने उमर जहांगीर के लिए तैयार किया था। पिछले कई सालों में ऐसे कई स्केचेस उसने तैयार किए थे। उसका चेहरा उन चंद चेहरों में से था जो किसी भी लम्हे उनके जहन से गायब नहीं होते थे। बाज दफा जब वो उमर का कोई बहुत अच्छा स्केच बना लेती तो उसे पोस्ट कर देती। जवाब में बाज दफा वो शुक्रिया के तौर पर कार्ड्स भेज देता या फिर फोन कर लेता। अलीजा के लिए इतना ही काफी होता था। अगर वो ये दोनों काम ना भी करता तो भी शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ देर वहीं खड़ी स्केच को देखती रही, फिर उसने झुककर स्केच के नीचे एक कोने में कुछ लिख दिया था। सीधी होकर वो मुस्कुराई थी और उसने पेन को दोबारा होल्डर में रख दिया था। अमर बेल 8वां बाब। उमर अचानक बहुत रिजर्व हो गया था। बाकी सब की तरह ये तब्दीली अलीजा ने भी नोट की थी। वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता और जब खाने के लिए बाहर आता भी तो खामोश ही रहता। नानो और नाना के साथ पहले की तरह हंसी मजाक नहीं करता था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो पहले की तरह ही हूँ, बस जरा पेपर्स की वजह से ज्यादा मसरूफ हो गया हूँ। उस दिन रात के खाने पर नानो ने उससे कह ही दिया और जवाब में उसने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ वसाहत कर दी। खामोशी तुम पर सूट नहीं करती उमर। नाना ने स्वीट डिश लेते हुए गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। अच्छा, तो फिर क्या सूट करता है? उमर ने दिलचस्पी लेते हुए कहा था। तुम वैसे ही अच्छे लगते हो जैसे पहले थे, हंगामा करते हुए, कह लगाते हुए, शोर मचाते हुए, नानो ने कहा था। रहने दें रानी, मैं अब 24 साल का हूँ। आप मेरी जो बातें बयान कर रही हैं उससे तो मैं 6 साल का बच्चा लगता हूँ। उमर ने एक शर्मिंदा मुस्कुराहट के साथ कहा था। वो अब सलाद खा रहा था। हम लोगों के लिए तुम कभी भी 24 साल के नहीं होगे, हमेशा 6 साल के ही रहोगे और हम लोग चाहेंगे कि तुम भी खुद को 6 साल का ही समझो। अलीजा ने बड़ी संजीदगी से नजरें उठाकर नानो को देखा। वो अपने साथ कुर्सी पर बैठे उमर का गाल चूमते हुए उससे कह रही थी। उमर ने नानो की बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था, सिर्फ खामोशी से सलाद खा रहा था। नानो और नाना की भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मुझे वो किसी और तरह से ट्रीट करते हैं, उमर को किसी और तरह से। मुझे वो कुछ और तरह का देखना चाहते हैं और उमर को किसी और तरह का। और फिर भी नानो कहती हैं कि उनके लिए सब एक जैसे हैं। वो सबसे एक जितना प्यार करती हैं। हालांकि ऐसा तो नहीं है। अब क्या उमर से वो मेरे जितना ही प्यार करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं उनके पास इतने सालों से रह रही हूँ और उमर को आए हुए तो चंद हफ्ते हुए हैं और नानो ने कितनी आसानी से उसे मेरी जगह दे दी। हालांकि उमर को तो इस जगह की जरूरत भी नहीं है। उसे नाना या नानो की मोहब्बत की क्या परवाह हो सकती है? उसके पास तो पहले से ही सब कुछ है। अलीजा को नानो से शिकायत होने लगी थी और नानो से बहुत सी शिकायतें होती रहती थी और वो कभी भी उनका इजहार नहीं करती थी। सिर्फ उसके दिल में एक और गिरह का इजाफा हो जाता था। उस दिन दोपहर से कुछ पहले वो क्रिस्टी को नहला रही थी जब नानो ने मुलाजिम के जरिए उसे लाउंज में बुलवाया था। अलीजा, तुम्हारे पापा का फोन है, वो तुमसे बात करना चाह रहे हैं। उसे देखते ही नानो ने जो फोन पर बात कर रही थी रिसीवर उसकी तरफ बढ़ा दिया था। वो बेख्तियार खुश हुई थी। पापा का फोन है? उसने कुछ बेयकीनी से कहा। आमतौर पर वो 2 या 3 माह के बाद एक बार उसे कॉल करते थे और वो भी रात के वक्त, मगर इस बार 1.5 माह के बाद ही दूसरी कॉल कर ली थी। हेलो अलीजा, कैसी हो तुम? फोन पर उसकी आवाज सुनते ही पापा ने कहा था। मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? उसने जवाबन पूछा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी? उन्होंने पूछा था। हाँ पापा, 1 माह रहकर आई हूँ, मम्मी ने बुलाया था। उसने कहा था। हाँ, सब ठीक है? इंजॉय किया वहां? हाँ, बस थोड़ा बहुत।
कितनी छुट्टियां रह गई हैं बाकी? उन्होंने पूछा। बस 1 हफ्ता। अच्छा, फिर ऐसा करो, 1 हफ्ते के लिए मेरे पास आ जाओ। आपके पास? मस्कत? वो हैरान हुई थी। नहीं, मस्कत नहीं, मैं कराची आया हुआ हूं। पाकिस्तान आए हुए हैं? कब आए हैं? वो बेइख्तियार खुश हुई थी। काफी दिन हो गए हैं, मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें देखने को। मेरा दिल भी आपको देखने को चाह रहा है। तो बस ठीक है, तुम कल कराची आ जाओ, उन्होंने हतमी अंदाज में कहा था। आपने नानो से बात कर ली? उसने हामी भरने से पहले उनसे पूछा था। हाँ, मैंने उन्हें बता दिया है। एयरपोर्ट से फोन कर देना, मैं ड्राइवर भेज दूंगा। घर का नंबर है ना पास? यस पापा। और मोबाइल का? वो भी है। बस ठीक है, अब तुमसे कराची में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, उन्होंने बात खत्म करते हुए कहा था। पापा, उसने बड़ी तेजी से कहा था। वो फोन बंद करते करते रुक गए। क्या बात है अलीजा? उन्होंने पूछा था। वो चंद लम्हे खामोश रही। पापा, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, उसने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा था। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ अलीजा। दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। फिर तुम जा रही हो? फोन का रिसीवर कानों से हटाते ही नानो ने उससे सवाल कर दिया। हाँ नानो, मैं तुम्हारी सीट बुक करवा देती हूँ। कितने दिन रहोगी वहां? नानो ने उससे पूछा था। कम से कम 1 हफ्ता, और ज्यादा से ज्यादा का कोई पता नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। लेकिन 1 हफ्ते के बाद तुम्हारा कॉलेज भी तो खुल रहा है, नानो ने जैसे उसे याद दिलाया था। हाँ मुझे पता है, लेकिन नानो कुछ नहीं होता अगर मैं कॉलेज से कुछ छुट्टियां भी ले लूं। आपको तो पता है कि मैं कितनी देर के बाद पापा से मिल रही हूँ, लेकिन तुम्हारी स्टडीज का हर्ज होगा। कुछ नहीं होगा नानो, मैं वापस आने के बाद सब कुछ कवर कर लूंगी। आप जानती हैं मुझे ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसने इसरार किया था। ठीक है, तुम शहला को फोन पर कॉलेज में एप्लीकेशन देने के लिए कह देना। नानो उसे हिदायत देती हुई उठ खड़ी हुई थी। उस रात वो बेतहाशा खुश थी, और ये खुशी किसी से भी छुपी नहीं रह सकती थी, हत्ता कि उमर से भी। रात के खाने पर नानो ने नानो को उसके कराची जाने के बारे में बता दिया था। उमर ने उस वक्त गौर से उसका चेहरा देखा था। वो आज पहली बार खाने की टेबल पर मुस्कुरा रही थी। नाना कुछ देर उससे उसके पापा का हाल अहवाल पूछते रहे। वो बड़े जोश और खरोश से प्रोग्राम के बारे में बताती रही। रात को वो अपना सामान पैक कर रही थी जब नानो उसके कमरे में आई थी। कल सुबह 9 बजे की फ्लाइट है, तुम 7 बजे तक तैयार हो जाना। मैंने उमर को कह दिया है, वो तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा, उन्होंने उसे इत्तला देते हुए कहा था। उमर ड्रॉप करेगा? मगर क्यों नानो, ड्राइवर को कहे ना। वो कुछ सटपटाई थी। ड्राइवर आज नहीं आया, मुझे नहीं पता कल भी आता है या नहीं। वैसे भी ड्राइवर 8:30 बजे आता है और तुम्हें 8 बजे तक एयरपोर्ट पर पहुंच जाना चाहिए। आज ड्राइवर आ जाता तो मैं उसे कल जल्दी आने का कह देती। आप नाना से कह देना मुझे ड्रॉप करने के लिए, उसने फिर इसरार किया था। तुम्हारे नाना को मैं इतनी सुबह कहाँ उठाऊं? तुम्हें उमर के साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बस वैसे ही। कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस वही तुम्हें सुबह छोड़ने जाएगा, नानो ने हतमी तौर पर कहा था। अलीजा ने होंठ भींच लिए थे। वो तो सुबह उठते ही नहीं तो फिर कल, नानो ने उसकी बात काट दी थी। ये तुम्हारा नहीं मेरा प्रॉब्लम है। कल वो उठ जाएगा, और वो नहीं भी उठा तो मैं उसे उठा दूंगी, नानो कहते हुए कमरे से निकल गई। अगली सुबह वो बहुत एक्साइटेड थी। अपना बैग लेकर जब वो लाउंज में आई तो उमर वहां नहीं था। तुम बैठकर नाश्ता कर लो, नानो ने उसे देखते ही कहा था। नहीं नानो, मुझे कुछ भी नहीं खाना, बस आप मुलाजिम से कहें मेरा बैग गाड़ी में रख दे, उसने बैग फर्श पर रखते हुए कहा था। कुछ खाए पिए बगैर घर से निकलना ठीक नहीं है, नाश्ता कर लो। नानो, मुझे भूख नहीं है। भूख है या नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर खाना है। मैं प्लेन में खा लूंगी, प्लेन में पता नहीं क्या मिले और क्या नहीं, बस तुम यहीं खाओ। नानो की जिद बरकरार थी। प्लीज नानो, मेरा दिल नहीं चाह रहा, बिलीव मी, मेरा दिल वाकई नहीं चाह रहा, वो मिनमिनाई थी। चलो ये जूस ही पी लो, अलीजा ने कुछ सोचकर जूस का ग्लास उठा लिया था।
नानू ने मुलाजिम को आवाज देकर बैग गाड़ी में रखने के लिए कहा था। आप देख लें, उमर अभी तक नहीं आया। मैंने आपसे कहा था ना। उसने जूस का ग्लास खाली करते ही कहा। वो अभी तक सो रहा होगा। आपने खामखा ही उससे मुझे छोड़ने के लिए कहा। अलीजा ने घड़ी देखी। मैं पता करवाती हूँ। सो भी रहा होगा तो मुलाजिम उसे उठा देगा। ये कौन सा इतना बड़ा प्रॉब्लम है? नानू ने इत्मीनान से कहा था। मुलाजिम को आवाज देकर उन्होंने उसे उमर के कमरे में भेजा था। मुलाजिम चंद मिनटों में ही वापस आ गया था। उमर उसके पीछे था। उसके होलिये से लग रहा था कि वो अभी अभी सोकर उठा है। वो नाइट सूट और स्लीपर्स में ही मलबूस था। नाना ने मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया था। तुम्हें याद नहीं रहा कि तुम्हें आज अलीजा को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है? नानू ने उससे पूछा। मुझे जगाने के लिए मुलाजिम को भेजना पड़ा। नहीं, मुलाजिम के जाने से पहले ही उठा हुआ था। मुझे याद था, मैं अलार्म लगा कर सोया था। अलीजा ने 7 बजे तैयार होकर नीचे आना था। मैंने सोचा 15 मिनट में वो ब्रेकफास्ट करेगी। मैं 7:10 का अलार्म लगाकर सोया और 5 मिनट में यहाँ हूँ। उसने उंगलियों से बालों में कंघी करते हुए बताया। उसकी हर चीज हमेशा की तरह थी। नानो उसकी बात के इख्तिताम पर कुछ फखरी अंदाज में अलीजा की तरफ देखकर मुस्कुराई थी। वो कुछ कहे बगैर नजरें चुरा गई। चले अलीजा? उमर ने इस बार अलीजा से पूछा। वो खामोशी से खड़ी हो गई। आओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। नानो ने अलीजा का हाथ पकड़ लिया था। उमर उनके आगे चलता हुआ बाहर निकल आ गया। वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था जब नानो ने उसे गले लगाकर खुदा हाफिज कहा था। वहां जाते ही मुझे रिंग कर लेना, मुझे तसल्ली हो जाएगी। उन्होंने अलीजा से कहा था, और कोशिश करना कि जल्दी आ जाओ। अलीजा ने मुस्कुराकर सर हिला दिया था। उमर ने फ्रंट डोर खोल दिया था। अलीजा ने एक बार फिर नानो की तरफ हाथ हिलाया और गाड़ी में बैठ गई। नानो वही पोर्श में खड़ी हाथ हिलाती रही थी। बहुत खुश हो अलीजा? गाड़ी सड़क पर लाते ही उमर ने उससे पूछा था। हाँ, उसने उसकी तरफ देखे बगैर ही जवाब दिया था। तुम्हारे पापा भी बहुत खुश होंगे। जाहिर है वो तो मुझसे भी ज्यादा खुश होंगे, उसने फखरी अंदाज में कहा था। वहां एयरपोर्ट पर कौन रिसीव करेगा तुम्हें? उमर ने मिरर ठीक करते हुए पूछा। जाहिर है कि पापा रिसीव करेंगे, उसने बेख्तियार झूठ बोला था। तुम्हारे पापा काफी साल के बाद आए हैं पाकिस्तान? उसने पूछा था। हाँ, 3 साल के बाद। तुम 3 साल के बाद मिल रही हो? 4 साल के बाद। हर साल क्यों नहीं मिलती? बस वैसे ही। पापा तो मुझे मस्कत बुलाते रहते हैं, मगर मेरा दिल नहीं चाहता वहां जाने को। मैं मम्मी के पास चली जाती हूँ, इसलिए कि मस्कत में बहुत गर्मी होती है। मैं सोचती हूँ शायद मुझे वहां का मौसम सूट ना करे। मुझे असल में ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा मजा आता है। वो यके बाद दीगरे वजाहतें करती जा रही थी। उमर जहांगीर ने गर्दन मोड़कर चंद लम्हे उसे देखा था। हाँ, वाकई ऑस्ट्रेलिया में रहने में ज्यादा मजा आता है। मैं भी चंद साल पहले वहां गया था। उसने जैसे उसके झूठ में उसकी मदद की। अलीजा ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा था। वो एक बार फिर विंड स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा था। उसका चेहरा बेतासुर और पुरसुकून था। वो कुछ मुतमईन हो गई थी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा मजा आता है, इसलिए मैं वहीं जाती हूँ। उसने एक बार फिर अपनी बात दोहराई थी। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। रास्ते में एक दफा फ्लावर शॉप पर उसने गाड़ी रोक दी। कुछ कहे बगैर वो गाड़ी से उतर गया था। चंद मिनट बाद जब उसकी वापसी हुई तो उसके हाथ में सफेद लिलीज का बुके था। उसने गाड़ी में बैठते ही उसे अलीजा की गोद में रख दिया। वो हैरान हो गई। ये तुम्हारे लिए है, उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा था। मगर किस लिए? फूल देने के लिए किसी वजह की जरूरत तो नहीं होती है, बगैर किसी वजह के भी दिए जा सकते हैं। और मैं तो वैसे भी तुम्हें बहुत से गिफ्ट देता रहता हूँ, तुम इन्हें भी गिफ्ट समझो, उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा था। वो कुछ देर उसका चेहरा ही देखती रही। थैंक यू, कुछ देर के बाद उसने कहा था। वेलकम, उसने उसी पुरसुकून अंदाज में कहा था। एयरपोर्ट पर गाड़ी पार्क करने के बाद उसने अलीजा का बैग उठा लिया था। अलीजा ने उससे बैग लेना चाहा। इट्स ऑल राइट अलीजा, मैं तुम्हें अंदर छोड़ आता हूँ। उसने बैग नहीं दिया था। अलीजा ने दोबारा इसरार नहीं किया था। तुम वापस कब आओगी? उसके साथ चलते हुए उसने पूछा। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद।
یا شاید کچھ دن زیادہ لگ جائے، اس نے اسے بتایا تھا۔ واپسی پر تمہیں ایک اور خوشخبری ملے گی، اس نے سرسری سے انداز میں کہا تھا۔ علیزہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ نارمل انداز میں مسکرایا تھا۔ کیسی خوشخبری؟ یہ تو تمہیں واپسی پر ہی پتہ چلے گی۔ پھر بھی آپ بتائیں تو صحیح، اس نے اصرار کیا تھا۔ بس یہ تو تمہیں واپس آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ علیزہ نے اس کی طرف دیکھ کر کندھے اچکا دیے۔ بیگ اسے تھماتے ہوئے اس نے علیزہ کو خدا حافظ کہا تھا۔ وہ اندر جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ علیزہ، اسے اپنے پیچھے اس کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ I will miss you، اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اس نے انگلش میں کہا تھا۔ وہ کچھ حیرانی سے اسے دیکھتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ امر بیل، باب 9۔ اگلے دن یونیورسٹی میں اس کا دل نہیں لگا تھا۔ گھر واپس آتے ہی وہ سیدھا کچن میں گئی۔ نانو، رات کے کھانے کے لیے کیا پکوا رہی ہیں؟ کوئی خاص چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ نانو نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، میں اپنے لیے نہیں، عمر کے لیے پوچھ رہی ہوں۔ اس کے لیے کیا بنوا رہی ہیں؟ نانو کرسی پر بیٹھی ملازم سے فریزر صاف کروا رہی تھی۔ انہوں نے کچھ حیرانی سے دیکھا تھا۔ عمر کے لیے تو کچھ بھی نہیں بنوا رہی۔ کیوں نانو؟ وہ کچھ حیران رہ گئی۔ آپ کو یاد ہے نا وہ رات کو آ رہا ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے، وہ 2 بجے کی فلائٹ سے یہاں آئے گا۔ پہنچتے پہنچتے اسے 3 بج جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت وہ کھانا نہیں کھائے گا، سیدھا سونے کے لیے چلا جائے گا۔ پھر بھی نانو، فرض کریں اس نے کھانا نہ کھایا ہوا تو؟ یہ فرض کرنے والی بات ہے ہی نہیں۔ وہ رات کا کھانا یقیناً فلائٹ میں ہی کھائے گا۔ تم جانتی ہو کہ کھانے کے معاملے میں وہ کتنا باقاعدہ ہے۔ پھر بھی نانو، بھوک کا کیا ہے، وہ تو کسی بھی وقت لگ سکتی ہے۔ اگر اس نے کچھ کھانے کے لیے مانگ لیا؟ بعض دفعہ تم حماقت کی حد کر دیتی ہو علیزہ، اس طرح بات کر رہی ہو جیسے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہو ہی نہ۔ تمہیں پتا ہے فریج میں ہر وقت 2-3 ڈشز ضرور ہوتی ہیں۔ بھوکا نہیں سوئے گا وہ۔ علیزہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ البتہ کل کے لیے میں کافی ڈشز بنوا رہی ہوں، تم دیکھ لینا، بلکہ خود بھی خانسامہ سے کہہ دینا اگر کوئی خاص چیز وہ بھول جائے تو۔ وہ اب دوبارہ ملازم کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ میں دیکھ لوں گی، آپ فکر مت کریں۔ وہ کچن سے باہر آ گئی تھی۔ لاؤنج کی گھڑی 3 بجا رہی تھی اور وہ رات کے 3 بجے گھر پہنچے گا۔ ابھی پورے 12 گھنٹے باقی ہیں اور مجھے ان 12 گھنٹوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر رات کو پہننے کے لیے کپڑے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ پھر ایک لباس اس نے منتخب کر ہی لیا تھا۔ ایک خیال آنے پر وہ واپس کچن میں آ گئی تھی۔ نانو، عمر ڈرائیور کو پہچانے گا کیسے؟ یہ ڈرائیور تو نیا ہے اور ڈرائیور بھی عمر کو نہیں پہچانتا۔ میں نے ڈرائیور کو عمر کی تصویر دکھا دی ہے۔ مزید احتیاط کے طور پر میں نے اسے کارڈ پر عمر کا نام لکھ دیا ہے۔ عمر کارڈ اس کے پاس دیکھ کر خود ہی آ جائے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ رات کا کھانا اس نے نانو کے ساتھ 8 بجے کھا لیا۔ پہلی بار کلاک کو بار بار دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وقت کو پڑ نہیں لگتے، بلکہ بعض دفعہ وقت بالکل رک بھی جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری صبر آزما نہیں ہوتی، بعض دفعہ اس کی سست رفتاری بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ نانو، آپ ڈرائیور کو کتنے بجے بھیجیں گی؟ کھانے سے فارغ ہو کر علیزہ نے پوچھا تھا۔ 1 بجے۔ آپ عمر کا انتظار کریں گی؟ ظاہر ہے مجھے تو ویسے بھی رات کو نیند نہیں آتی، مگر تم چاہو تو جا کر سو جاؤ۔ نہیں نانو، میں بھی انتظار کروں گی۔ تمہیں صبح یونیورسٹی جانا ہے؟ نانو نے اسے یاد دلایا۔ ہاں مجھے پتا ہے، لیکن کچھ نہیں ہوگا، اس نے ان کی یاد دہانی کو سنی انسنی کرتے ہوئے کہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ نانو کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ ٹی وی پر پروگرام دیکھتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ عمر کے بارے میں بھی باتیں کرتی جا رہی تھی۔ 1 بجے انہوں نے باہر گاڑی کے سٹارٹ ہو کر جانے کی آواز سنی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں بہت سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ 1:30، 2، 2:30، 3، 3:15 بجے انہوں نے گیٹ پر ہارن کی آواز سنی تھی۔ عمر آ گیا ہے،
بے اختیار علیزا کے منہ سے نکلا تھا۔ وہ نانو کے ساتھ لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی تھی۔ گاڑی پورش میں داخل ہو رہی تھی۔ علیزا کو ایک جھٹکا لگا تھا، گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے حیرانی سے دیکھا، نانو گاڑی میں عمر نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ نانو بڑبڑائی تھی۔ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ کیا ہوا اعظم، عمر کہاں ہے؟ نانو نے اس سے پوچھا۔ وہ جی فلائٹ کینسل ہو گئی موسم کی وجہ سے۔ کیا؟ فلائٹ کیسے کینسل ہو گئی؟ مجھے تو عمر نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ مجھے بتا دیتا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، نانو نے فکر مندی سے کہا تھا۔ نہیں جی، میں نے تو انکوائری کاؤنٹر سے پتہ کروایا تھا، آپ بے شک خود ہی فون کر کے پتہ کر لیں۔ میں نے تو کچھ لوگوں سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ نانو کو ابھی بھی بے یقینی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں۔ ہو سکتا ہے عمر بھول گیا ہو، علیزا نے کچھ مایوسی سے کہا تھا۔ نہیں، عمر اتنا لاپرواہ تو نہیں ہو سکتا۔ بیگم صاحبہ اب میں کیا کروں؟ ڈرائیور نے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بھی جا کر سو جاؤ، علیزا نے نانو کے ساتھ اندر جاتے ہوئے کہا۔ عمر کو اطلاع دینی چاہیے تھی۔ نانو اب بھی فکر مند تھی، ہو سکتا ہے ابھی کچھ دیر تک اس کا فون آ جائے یا صبح فون کر دے۔ علیزا نے نانو کو تسلی دی تھی۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ اب آپ سو جائے نانو۔ ہاں میں تو سو جاؤں گی، تم بھی جا کر سو جاؤ۔ وہ سر ہلا کر وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ بے دلی کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ وہ اب جھنجھلا رہی تھی۔ کیا فائدہ ہوا اس طرح احمقوں کی طرح انتظار کرنے کا؟ نانو ٹھیک کہتی ہیں بعض دفعہ کہ میں واقعی حد کر دیتی ہوں حماقت کی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی تھی۔ عمر کو نہ آنے پر اطلاع تو دینی چاہیے تھی۔ اسے سوچنا چاہیے تھا یہاں سب لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ بے اختیار اس کے قدم عمر کے کمرے کی طرف اٹھ گئے تھے۔ کمرے کی لائٹ جلا کر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اسے کمرہ یکدم بہت اداس لگنے لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے مکمل نظر آنے والی ہر چیز یکدم نامکمل نظر آنے لگی تھی۔ وہ کچھ اور دل گرفتہ ہو گئی۔ کمرے میں رکھی تازہ پھولوں کی ارینجمنٹس کو لے کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس نے انہیں دوبارہ ترتیب دینا شروع کر دیا۔ چند منٹوں میں یہ مصروفیت بھی ختم ہو گئی۔ اس نے انہیں نئی جگہوں پر رکھا تھا۔ مدھم آواز میں اسٹیریو آن کر دیا تھا۔ کل کمرے کی صفائی کرواتے وقت بھی وہ یہی کیسٹ سن رہی تھی۔ Everything I do it for you۔ برائن ایڈمز کی خوبصورت آواز کمرے میں لہرانے لگی تھی۔ اگر وہ آ جاتا تو اس وقت کے کمرہ اتنا اداس اور اکیلا نہ ہوتا۔ وہ لاشعوری طور سے ایک بار پھر اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ریک میں پڑا ہوا ایک ناول اٹھا کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جیسے کمرے کی تنہائی اور اداسی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے عمر کی کمی کو پورا کرنا چاہ رہی ہو۔ ناول پڑھتے وقت اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا۔ وہ جہاں بھی ہوگا سو رہا ہوگا۔ فوراً اس کے ذہن میں ابھرا تھا، اور یہاں پر لوگ اس کے انتظار میں جاگ رہے ہیں۔ اس کی خفگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ ناول پڑھتے ہوئے اسے اپنی آنکھیں بوجھل ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ آنکھوں کو بند کر کے اس نے آنکھوں کو کچھ آرام پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ دوبارہ آنکھیں کھولنے کی اسے کوشش ہی نہیں کرنی پڑی تھی۔ وہ سو چکی تھی۔ جس وقت دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تھی تو کمرے میں سورج کی روشنی پھیل چکی تھی۔ آنکھیں کھول کر وہ کچھ دیر تک یہ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ ہے کہاں۔ پھر یکدم وہ جان گئی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ اسے حیرانی ہوئی تھی کہ وہ وہاں کیسے سو گئی تھی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ سونے سے پہلے کیا کر رہی تھی۔ اسے یاد آ گیا وہ ناول پڑھ رہی تھی۔ اور پھر مجھے نیند آ گئی ہوگی۔ اس کی نظر سامنے دیوار پر لگے ہوئے وال کلاک پر پڑی تھی۔ 10:30 بجنے والے تھے اور وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں اتنی دیر تک سوتی رہی؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نانو نے یہ سوچ کر مجھے اٹھانے کی کوشش نہیں کی ہوگی کہ میں رات کو دیر سے سوئی تھی، اب اپنی نیند پوری کر لوں، اس نے سوچا تھا۔ بائیں ہاتھ سے جماہی روکتے ہوئے اس نے اپنی ٹانگوں سے کمبل ہٹانا چاہا اور ایک بار پھر رک گئی تھی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ کیا رات کو اس نے اپنے اوپر کمبل لیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ جس وقت وہ ناول پڑھ رہی تھی اس وقت اس نے کمبل نہیں اوڑھا تھا۔ ہو سکتا ہے نیند میں لے لیا ہو، اس نے سوچا تھا۔
कंबल हटाने के बाद उसने बेड पर नॉवेल देखने की कोशिश की थी। नॉवेल बेड पर नहीं नजर आया था। उसने नीचे कारपेट पर देखा, नॉवेल वहां भी गिरा नहीं था। वो कुछ उलझ गई थी। नॉवेल को वहीं होना चाहिए था। उसने गर्दन मोड़कर साइड टेबल पर देखा और कुछ देर तक वो उसे देखती ही रह गई। नॉवेल को वहां होना चाहिए था। उसे याद ही नहीं था कि उसने नॉवेल वहां रखा था। हो सकता है कि मेरे सोने के बाद नानो वहां आई हो और नॉवेल उठाकर यहाँ रख दिया हो। उसे बिलाखिर ख्याल आया और वो कुछ शर्मिंदा सी हो गई। पता नहीं मेरे यहाँ होने पर नानो ने क्या सोचा होगा और अब मुझे क्या बहाना करना चाहिए। कंबल तय करते हुए वो सोच रही थी। कंबल तय करने के बाद उसने स्विच पैनल को देखा। सारे स्विचेस ऑफ थे। स्टीरियो भी ऑफ कर दिया गया था और अब तो इस बात में कोई शक ही नहीं रह गया था कि नानो वहां आई थी। उसने बेड की चादर ठीक की और अपना दुपट्टा उठाकर कमरे से निकलने लगी थी कि जब उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी, वो साकित हो गई थी। वहां एक वॉलेट और रिस्ट वॉच पड़ी थी। वो बेयकीनी से उन चीजों को देखती रही थी। फिर उसने कमरे का तफसीली जायजा लिया। कमरे में और कुछ भी नहीं था। फिर ख्याल आने पर वो लिपक कर ड्रेसिंग रूम की तरफ गई और दरवाजा खोलते ही उसके लबों पर एक मुस्कुराहट नमूदार हो गई। वहां 2 भारी भरकम सूटकेस पड़े हुए थे। वो तकरीबन भागती हुई कमरे से बाहर आई थी। नानो को आवाजें देते हुए लाउंज में आ गई। इधर किचन में हूं अलीजा, क्या हो गया है? नानो की आवाज उसे सुनाई दी। वो किचन की तरफ चली गई। नानो सलाद बना रही थी। नानो, उमर आ गया है? नानो ने अपनी मुस्कुराहट छुपा ली थी। नहीं, तुमसे किसने कहा? उन्होंने अनजान बनते हुए कहा। अलीजा ने उनकी मुस्कुराहट देख ली थी। नानो, प्लीज झूठ ना बोले, उमर आ गया है, मुझे पता है। वो कुर्सी खींचकर उनके पास बैठ गई। हाँ, आ गया है, सुबह 4:30 बजे आया है। मगर उसकी तो फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। हाँ, मगर वो उस फ्लाइट से नहीं आया। और तो तुमने ये क्या बेवकूफी की? सारा दिन कमरा तैयार करने के बाद खुद वहां जाकर सो गई। नानू ने उसे डांटना शुरू कर दिया। वो बेचारा थका हुआ था। अपने कमरे में गया तो वहां तुम सोई हुई थी। वो वापस आ गया। मैं तुम्हें जगाना चाहती थी मगर उसने मना कर दिया अंदर जाने से। उसने कहा कि वो कहीं और सो जाएगा। मैंने उसे एक कमरा खोल दिया मगर कंबल वगैरह सारे स्टोर में थे। फिर मैंने उसे अपना कंबल दे दिया और खुद तुम्हारे कमरे से कंबल ले आई। नानो सलाद बनाते हुए उसे बता रही थी। मैं वैसे ही उसके कमरे में गई थी। फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। मुझे क्या पता था कि वो आज ही आ जाएगा। लेकिन वो आया कैसे? टैक्सी पर आया है। अब कहाँ है? अभी सोया हुआ है। कहाँ? मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में। अब तुम उसको जगाने मत पहुंच जाना। नहीं नानो, मैं क्यों उसे जगाऊंगी? वो कुछ शर्मिंदा हुई थी। वैसे वो कब उठेगा? कुछ देर बाद उसने पूछा था। पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है लंच तक उठ ही जाएगा। इसीलिए मैं खास तौर से लंच पर उसके लिए डिशेस तैयार करवा रही हूँ। नानो ने उसे बताया था। यूनिवर्सिटी का टाइम तो निकल गया। अब तुम मुंह हाथ धो लो, कपड़े चेंज करो और आकर कुछ खा लो, नानो ने उससे कहा था। वो सर हिलाती हुई कुछ मसरूर सी अपने कमरे में आ गई थी। 15 मिनट में नहा धोकर वो दोबारा किचन में आ गई थी। नानो, मैं अब लंच ही करूंगी। अभी कुछ खा लिया तो फिर भूख नहीं रहेगी, उसने आते ही ऐलान किया था। ठीक है, मत खाओ। नानो ने इसरार नहीं किया था। आपने उमर के साथ बातें की थी? उसने बड़ी दिलचस्पी से पूछा था। नहीं। क्यों भाई, क्या बातें करती? 4:30 बजे तो वो बेचारा आया था और मैं उस वक्त उससे क्या बातें लेकर बैठ जाती। नानो कस्टर्ड गार्निशिंग करते हुए कह रही थी। कैसा लग रहा था? अलीजा ने इश्तियाक से पूछा था। He has always been handsome, नानो ने फख्री अंदाज में कहा था। नानो, मैं इसलिए पूछ रही थी कि वो पहले से कुछ बदला हुआ है या नहीं। अलीजा, अभी उठ जाएगा तो देख लेना कि बदला है या नहीं, नानो ने मुस्कुराते हुए कहा था।